डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? वी विल बी डिस्कसिंग और डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके लिए हमें कई सारे पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। फिर हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे वेरियस पोजीशंस निकालेंगे ब्राइट फ्रिंजेस की। थर्ड जो होगा, वी विल बी फाइंडिंग द फ्रिंज विड्थ, मतलब वी विल बी मेजरिंग द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। फिर हम करेंगे पोजीशंस निकालेंगे डार्क फ्रिंजेस की बेटा। और इसी तरह से हम फिर क्या निकालेंगे, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। दैट विल बी फाइंडिंग फॉर डार्क फ्रिंजेस बेटा। सो इतने सारी चीज़ें हमें इस एक ही वीडियो में करनी है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो बेटा सबसे पहले हमने एक स्क्रीन ली, दैट इज़ एम एन क्या है, एक स्क्रीन है, और सी जो है सेंटर ऑफ द स्क्रीन है बेटा। ठीक है, ये दो स्लिट्स ली हैं जहाँ से कोहेरेंट सोर्सेज एमिट हो रही हैं, दे आर एमिटिंग लाइट। क्लियर? अब होता क्या है बेटा, बेसिकली इस स्क्रीन पे हर पॉइंट पे रेज आ रही हैं आफ्टर सुपरपोजिशन। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, या यहाँ पे क्या होगी, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या है? अब देखो, रेज यहाँ से भी चलेंगी और यहाँ से भी चलेंगी। ठीक है, अगर मुझे पॉइंट P पे निकालना है पाथ डिफरेंस, तो रे मूविंग फ्रॉम A टू P और रे मूविंग फ्रॉम B टू P, दोनों के पाथ में क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसी पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। ये पाथ डिफरेंस जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर पॉइंट C, तो पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी पे जो रेज पहुंचेंगी ए से और बी से, वो बराबर डिस्टेंस कवर करती चलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये और ये, क्योंकि दोनों जो हैं बराबर हैं, पाथ डिफरेंस इनमें क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसीलिए सी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं, विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये बात ध्यान देनी है आपने बेटा। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी के लिए सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ बेटा, जो इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे ऑन द स्क्रीन, दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस ऑफ द रेज रीचिंग एट दैट पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो देखो, मैंने एक पॉइंट P लिया है, P पॉइंट के लिए अब हम सॉल्व करेंगे। जनरल पॉइंट लिया कोई एक, तो बेटा जी हमने मान लिया पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे दो रेज पहुँच रही हैं फ्रॉम A से P तक, और एक दूसरी जो है B से P तक। अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो क्लियरली देखने पे पता लग रहा है कि जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी BP माइनस AP। कहने का मतलब जो है, जो रे ने B पॉइंट से P तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वेव ट्रैवल्ड फ्रॉम A टू P। क्लियर है बेटा? ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। तो अब मुझे यही चीज़ पे फोकस करना है। पहले मैं एक जनरल एक्सप्रेशन निकालूंगा पाथ डिफरेंस के लिए, फिर उस पर कंडीशंस लगाऊंगा बेटा कि अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और अगर इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपका एग्जांपल लेके बताया कि सी पॉइंट जो है ए और बी से बराबर दूरी पे है, बराबर डिस्टेंस पे है, तो मतलब जो वेव ए से सी तक पहुंचेगी और जो वेव बी से सी तक पहुंचेगी वो बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सो पाथ डिफरेंस क्या है, 4 पॉइंट सी, तो वो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है। तो उसी की कंटिन्यूएशन में हमने एक पॉइंट P लिया
ठीक है, उसका पाथ डिफरेंस बी पी माइनस ए पी। अब मुझे बी पी और ए पी अलग अलग से सॉल्व करने हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं। अब बी पी देखो ये है, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल बी एफ पी या पी एफ बी में, तो आप देख सकते हैं बेटा ये कैपिटल डी है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी जो है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। और पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, या जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम आता है, वो क्या है, एक्स। जनरल हमने डिस्टेंस मान लिया उस पॉइंट पी का ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर, दैट इज एक्स। तो इसमें अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी एफ पी, तो बी पी स्क्वेयर जो होगा दैट इज बी एफ स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर। इनकी अगर वैल्यू डालें तो बी एफ दैट इज डी, कैपिटल डी है बेटा, तो उसका स्क्वेयर प्लस पी एफ क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो एक्स है, और ये इतना आगे क्या है, सी से एफ। अगर बेटा ये टोटल डी है तो ये डी बाई टू, ये भी डी बाई टू, तो इसी के पैरेलल यहाँ पे ये है तो ये भी डी बाई टू, इसी तरह से ये भी डी बाई टू, तो एक्स प्लस डी बाई टू हो जाएगा बेटा। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। ये हो गया, बट मुझे बी पी स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी पी की। तो बेटा जी बी पी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास सोल्व हुआ। अब अगर मैं यहाँ से डी स्क्वेयर को कॉमन लूँ, डी स्क्वेयर को कॉमन लेने का मतलब क्या है, डी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना इस सारे को और डी स्क्वेयर से ही डिवाइड करना। तो जब वो डी स्क्वेयर को कॉमन लेके मैं बाहर आऊँगा तो बाहर क्या हो जाएगा, इस 1/2 की वजह से दैट विल बिकम सिंपली डी। क्लियर? और अंदर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर पावर 1/2। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब हमें क्या करना है, इसको, ये जो पावर 1/2 आ रही है ये वाली, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है। और हमें पता है जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये जो है अपनी एडजेसेंट साइड के एकदम साथ आके बैठ जाती है अंदर। ठीक, तो बी पी इज इक्वल टू क्या आया, डी इंटू 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर। ये चीज़ याद रखनी है बेटा जी। इसको नंबर दे देते हैं हम 2। ये बी पी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से मुझे ए पी की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूँगा, अब ए पी की वैल्यू के लिए ट्राइंगल फॉलो करूँगा ए ई पी। ठीक है बेटा, तो देखो इसी तरह से अगर चलें तो क्या आता है ए पी की वैल्यू, तो ट्राइंगल ए ई पी में क्या होगा बेटा जी, हमें ए पी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस पी ई स्क्वेयर। ठीक है, वैल्यूज डालें अगर हम, ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर, ए ई की वैल्यू है बेटा कैपिटल डी, स्क्वेयर हो गया, प्लस पी ई, पी से ई। अब ये यहाँ से लेके पी से सी का डिस्टेंस एक्स है, उसमें से अगर ई सी माइनस कर दें, ई सी क्या है, डी बाई टू, सो एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, ए पी चाहिए। अब ए पी कब आएगा, जब दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट करूँगा। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो इधर क्या आ जाएगा ये, और इधर हो जाएगा सिंपल ए पी। अब आपने फिर क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर ही डी स्क्वायर को कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने का मतलब इसको सारे को डी स्क्वायर से डिवाइड करना है और डी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है। बट वो जो डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ जब वो बाहर आएगा, इस 1/2 की वजह से क्या हो जाएगा, वो सिंगल डी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए डी स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, एक बार ये स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये हो गया जी। ठीक है, अब इसको इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, तो यहाँ क्या आया, डी स्क्वेयर 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर पावर 1/2। अब ये जो डी स्क्वेयर है ना, ये जो बाहर आएगा, तो बेटा पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 है,
ये 1/2 का मतलब क्या है, इसकी पावर भी 1/2 और इस सारे की पावर भी 1/2, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाहर आने पे ब्रैकेट के डी हो जाएगा। तो क्या आता है रिजल्ट देखो, तो आ जाएगा मेरे पास दैट इज डी 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पावर 1/2। अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा, बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा, तो ये यहाँ उठ के आ जाएगा। तो ए पी जो आ जाएगा दैट इज डी 1 प्लस 1/2 डी स्क्वेयर और न्यूमरेटर में है एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ ए पी। अब बेटा मेरे पास बी पी की वैल्यू भी आ गई और ए पी की भी आ गई। दोनों को अगर मैं इसमें डाल दूं, मतलब यूजिंग 2 and 3 in 1, तो पाथ डिफरेंस क्या आता है, तो बेटा जी बी पी की वैल्यू क्या आई वो वैल्यू रखेंगे अगर, दैट इज डी 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर बाई 2d स्क्वेयर माइनस, क्योंकि हमारे पास बी पी माइनस ए पी निकालना है बेटा हमें, तो ए पी की वैल्यू क्या आई है, दैट इज डी इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वेयर बाई 2d स्क्वेयर। ध्यान रखें ये स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी है, कभी गलती कर दें बेटा। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से डी जो है बाहर आ जाएगा बेटा। अगर डी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट्स खुल जाएंगी और अंदर क्या आ जाएगा, देखो अगले स्टेप में क्या है, डी थ्रू आउट कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वेयर बाई 2d स्क्वेयर माइनस, माइनस की वजह से अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज दिस वन, इससे कैंसल। अब देखो इस टर्म के नीचे भी 2d स्क्वेयर है, इस टर्म के नीचे भी 2d स्क्वेयर है, तो डिनोमिनेटर में है दोनों, अगर मैं एलसीएम भी लूंगा तो 2d स्क्वेयर आएगा बेटा, और वो क्या हो जाएगा, बाहर ले जाएंगे उसको, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, ओनली एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वेयर। इसको इससे हमें कैंसिल कर देना है और क्या रह जाएगा यहाँ पे 1/2d, और अंदर बेटा अब ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर और ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर, इसको खोल दें, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब ये बाहर माइनस है, यहाँ पे माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ये माइनस होने की वजह से साइन क्या हो गया, अंदर चेंज हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मूला में -2ab होता है, बट ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा वो 2ab। इसी को एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, आप इस सारे को a मान लें, इस सारे को b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लो जी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये xd और ये xd, तो क्या आ गया हमारे पास 2xd आ गया बेटा, 2xd डिवाइडेड बाई 2d। तो सिंप्लीफाई करके अगर हम सीधा सीधा बात करें तो पाथ डिफरेंस जो आया दैट इज x स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये जनरल एक्सप्रेशन आया हमारे पास। यहाँ पे क्या है देखो, आप अगर आप चेक करें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये d फिक्स है, डिफरेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल D फिक्स है, स्मॉल x वेरी करता है, तो सारा जो है अब इसी के लिए हमें सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया पाथ डिफरेंस का। अब अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो पाथ डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, और अगर इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो बेटा अब हम इसी को लेके आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक बोल सकते हैं इसको, पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। हमने ये देखना है कि स्क्रीन पे किस किस पोजीशन पे फ्रॉम सेंटर, ठीक है जी, किस किस पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या ब्राइट बैंड मिलेगा बेटा। अब मैंने पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकाल लिया। एक मैंने वीडियो में बताया था आपको, जो वीडियो का नाम है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मतलब जो फ्रिंज होगी वो ब्राइट होगी, बैंड जो होगा वो ब्राइट बैंड होगा,
ठीक है बेटा। तो वो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि फॉर ब्राइट फ्रिंज जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए। तो बेटा जी फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला एक्स डी बाई कैपिटल डी, दिस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि मैंने आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में कंडीशन बताई थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो वो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हमने पढ़ा था बेटा, और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया वो ये है। तो कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब अगर ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो बस यहाँ पे याद रखें n 0 1 2 से स्टार्ट होगा बेटा, इस तरह से चलेगा। और मैं जनरल एक्सप्रेशन अगर निकाल लूँ, कहता है फॉर n इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? फॉर n इज इक्वल टू 0, तो बेटा x के लिए अगर हम एक्सप्रेशन निकालें, पहले या तो आप ऐसा करें, यहाँ से जनरल एक्सप्रेशन निकाल लें x के लिए बेटा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया x के लिए। तो बेटा फॉर n इज इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा बेटा? x नोट बोल देता हूँ उसको मैं, वो क्या आएगा? 0 इंटू समथिंग 0। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 दैट इज लैम्डा d बाई स्मॉल d, और अगर n की वैल्यू 2 डालूंगा तो दैट इज x2, तो हो जाएगा 2 लैम्डा d बाई स्मॉल d। अब आप जरा ध्यान से देखें, ठीक है बेटा? देखो ये है पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा की, मतलब जब n 0 है मतलब x नोट 0, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि x जो है डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम सेंटर, इसके रेफरेंस में, इसको रेफरेंस लेते हुए डिस्टेंस माप रहे हैं हम ऐसे, इधर या इधर। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे लिटा दूं तो बेटा ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। ठीक है जी, इस तरह से है। अब यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P चूज़ किया, उसका डिस्टेंस है x। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप, तो बड़ी क्लैरिटी से आपको समझ आ जाएगा। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भैया जब x 0 है, मतलब यहाँ पे ये क्या आया? सेंट्रल मैक्सिमा है, ब्राइट बैंड है। फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो आ रही है मेरे पास x1, वो लैम्डा d बाई स्मॉल d पे आ रही है बेटा। ठीक है, फिर इसी तरह से सेकंड जो ब्राइट बैंड आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 2 लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल d पे। अगर मैं इनकी पोजीशन एक जनरल डिस्कस करते हुए इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाऊं तो क्या है? तो बेटा जी देखो ज़रा, यहाँ पे मैंने ये पोजीशंस मार्क की हैं, ये n0 के कोरस्पॉन्डिंग, ये n1 के कोरस्पॉन्डिंग, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ये है बेटा। ठीक है, दैट इज़ x1। और ऐसे ही सेकंड ब्राइट फ्रिंज जब n2 डाला हमने, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर दैट इज़ दिस वन। क्लियर? अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो दीज आर द वेरियस पोजीशंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट बैंड्स। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भैया लगातार जो दो ब्राइट बैंड है, ये या ये या ये या ये, इनके बीच का गैप, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बेटा। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, क्योंकि ये ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है, ब्राइट बैंड्स की पोजीशन है, तो इनके लिए फ्रिंज विड्थ क्या आएगी? तो उसको हम इंडिकेट करते हैं बेटा बीटा से। तो बीटा अगर मुझे निकालना है तो x2 माइनस x1 कर सकता हूँ। सो क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा d बाई स्मॉल d माइनस लैम्डा d बाई स्मॉल d। तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है बेटा जी? दैट इज सिंपली लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें, बीटा फ्रिंज विड्थ जो है दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d आया, बट दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस बेटा। हम डिस्कस करेंगे कि डार्क फ्रिंजेस किस किस पोजीशन पे आती हैं। तो बेटा जी पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस में जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था अभी, तो वो क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? पाथ डिफरेंस तो हमने ये निकाला था। ठीक है बेटा, बट दिस मस्ट बी इक्वल टू जो हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़ी थी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो वो पाथ डिफरेंस क्या आता था? दैट इज दिस वन, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो जो हमने अभी पाथ डिफरेंस निकाला वो ये है, और जो हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन पढ़ी है पाथ डिफरेंस की वो ये है। दोनों को क्या करेंगे? हम इक्वल रखेंगे और जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा x के लिए,
और x की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d, दैट इज स्मॉल डी। ठीक है जी। और यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से नहीं होगा। इस बात पे आप ध्यान रखें, क्योंकि 0 जो है सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अब आपने। अब एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे हम इसको जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, ऐसे डैश से बेटा। ठीक है, एक्स डैश लगा दिया मैंने। और अब जैसे जैसे मैं वैल्यूज डालूंगा, एन की वैल्यू 1 डालूंगा तो आई विल बी गेटिंग x1 डैश, अगर 2 डालूंगा तो आई विल बी गेटिंग x2 डैश। तो वो वेरियस पोजीशंस आएंगी डार्क फ्रिंजेस की बेटा। तो देखो एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो x1 डैश जो आएगा दैट इज लैम्डा, क्योंकि 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, 1 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्लियर है। फिर अगर मैं n की जगह 2 डालता हूं तो x2 डैश क्या आता है बेटा, 2 2 4 माइनस 1 3, 3 लैम्डा डी बाई दिस वन। क्लियर। तो जरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें जरा बेटा। देखो ये पोजीशंस हैं ब्राइट बैंड्स की, ब्राइट फ्रिंजेस की। ये है 1 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और ये है डार्क फ्रिंज की 1/2। ठीक है जी, लैम्डा डी बाई डी। ये है 3/2, मतलब 0 के बाद ये 0.5, फिर ये 1, फिर ये 1.5, फिर ये 2। क्लियर। लैम्डा डी बाई स्मॉल डी तो कॉमन आ रहा है सभी में, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि भैया ये जो दो ब्राइट बैंड हैं इनके बीच में सेंटर में बिल्कुल मुझे क्या मिलने वाले हैं, ऐसे इन दोनों ब्राइट बैंड के बीच में सेंटर में यहाँ क्या मिलने वाला है, डार्क बैंड मिलने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यूज़ डालूँ तो x1 डैश की वैल्यू लिखें अगर हम, सो दैट इज लैम्डा डी अपॉन 2d। क्लियर। मैंने यहाँ जान के लिखा है क्योंकि ऊपर जगह की कमी है। और ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें x2 डैश तो क्या बनेगा, 3 लैम्डा डी बाई 2d। आप आसानी से देख पा रहे होंगे बेटा, थोड़ा सा कंजस्टेड है बट समझने की कोशिश करें इसको। ये n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है और ये n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है बेटा। तो आप देखें अब क्या पैटर्न बना, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड। तो अल्टरनेटिवली वी आर गेटिंग दैट वन। अब बात करते हैं जो दो डार्क बैंड आए, ये दो, ठीक है जी, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ। तो बेटा जी फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क बैंड उसको बीटा डैश से लिखते हैं हम, और उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, x2 डैश माइनस x1 डैश। सो 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये 1.5 और ये हाफ है, तो 1.5 में से हाफ जाएगा क्योंकि लैम्डा डी बाई डी तो कॉमन है। सो दैट विल गिव अस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सो हियर अगेन in case of dark fringes we are getting the expression for fringe width as lambda d by small d which is same, ठीक है, as we obtained in case of bright fringes। इसका मतलब जो fringe width है वो डार्क बैंड और ब्राइट बैंड दोनों के लिए सेम है। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है अब आपने। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड बेटा। ठीक है, हम देखेंगे कि भैया अगर अलग अलग कलर की लाइट ले लें तो फ्रिंज विड्थ्स पे क्या इफेक्ट होगा, कैसे वो अफेक्टेड होंगी। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर हम पढ़ेंगे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेटा। तो बेटा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एट साइट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जहाँ जहाँ पे हमें स्क्रीन पे ब्राइट बैंड्स मिल रहे हैं या ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं बेटा। ठीक है, तो उन सिचुएशंस में क्या होता है, अब ब्राइट मिल रहे हैं तो मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और हमें पता होता है इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है बेटा जी। ठीक है, सो दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि हमने माना था, जब मैंने लास्ट वीडियो में भी बनाया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस में, तो जो दो कोहेरेंट सोर्सेज लिए थे उनके एम्पलीट्यूड्स a और b माना था बेटा। ठीक है, सो दैट इज कांस्टेंट। क्लियर, जो हमें बताता है
कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं सभी की इंटेंसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी हैविंग सेम इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट आया है तो सभी की ब्राइटनेस हम अगर बात करें तो वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है सभी ब्राइट फ्रिंजेस की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशंस की बात करनी होती है तो बेटा डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन पे क्या होता है, इसमें हम देखें तो इंटेंस, क्योंकि डार्क फ्रिंज है बेटा बिल्कुल ब्लैक, तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है। और हमें पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के, और वो हमें पता है ये क्या होती है वैल्यू इसकी मिनिमम a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दैट इज अगेन कांस्टेंट। अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि दोनों सोर्सेज जो हैं कोहेरेंट सोर्सेज दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन a इज इक्वल टू बी देन आई मिनिमम तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जितनी भी डार्क फ्रिंजेस हैं या जो डार्क बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, और वो क्या होती है, ज़ीरो। बट ज़ीरो भी कब होगी, जब दोनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड हम क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। तो बेटा अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो कहता है कि अगर हम वाइट लाइट का सोर्स यूज़ करें, देखो अभी तक तो हम इंटरफेरेंस में क्या पढ़ रहे थे कि वी मस्ट हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब जिनका सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या जीरो हो। ठीक है बेटा, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। वो कहता है कि मान लीजिए मैं कोहेरेंट सोर्सेज अरेंज नहीं कर पाया और वाइट लाइट ही आ रही है दोनों सोर्सेज से, तो बेटा अब वाइट लाइट जो है दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो सातों के सात कलर अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जिबिट करेंगे सभी, क्योंकि सातों के सातों कलर क्या करेंगे, दे विल अंडरगो सुपरपोजिशन व्हेन एवर विल बी मूविंग थ्रू द मीडियम। क्लियर, तो हमें जो स्क्रीन पे जो है कलर्ड पैटर्न मिलेगा, हमें कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, तो मैंने लिखा है देन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी कलर्ड। हाँ, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर अभी भी क्या होगा, वाइट ही होगा इस कंडीशन में। ठीक है, याद रखें बेटा, अगर तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ले पा रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेज में तो सेंटर जो है उसी कलर का होगा जो कलर की हमने लाइट ली है, जिस वेवलेंथ की हमने लाइट ली है बेटा। ठीक है, अदरवाइज दैट विल बी वाइट, क्योंकि सातों के सात कलर जो है सेंटर पे आके मिल जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, वाइट कलर बनाएंगे, इसलिए बोला उसने सेंटर ऑफ द स्क्रीन विल बी वाइट बेटा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, हमें पता है फोर्थ पॉइंट में बीटा जो मतलब फ्रिंज विड्थ का हमने एक्सप्रेशन निकाला दैट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है जी, अब हमें पता है एज लैम्डा फॉर आर इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वॉयलेट। अगर रेड कलर की लाइट लूँ मैं और एक वॉयलेट की लूँ तो बेटा रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, सो बी फॉर रेड विल बी ग्रेटर देन बी फॉर वॉयलेट, बीटा फॉर वॉयलेट। ठीक है बेटा, मतलब फ्रिंज विड्थ रेड कलर की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट कलर। इट मीन्स जो बैंड होगा रेड वाला वो ज़्यादा ब्रॉड होगा एज कंपेयर टू वॉयलेट। ठीक है बेटा, अब आपको थोड़ा सा विजुलाइज करने में आसानी हो जाएगी कि अगर सातों के सात कलर आ जाएं, वाइट लाइट आए, तो जो कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा उसमें हमें क्या दिखेगा कि रेड कलर वाला जो बैंड होगा वो ज़्यादा डार्क ब्रॉड होगा। ठीक है, और वॉयलेट वाला कम होगा। इस तरह से मतलब डिक्रीजिंग वेवलेंथ में के पैटर्न में आप याद रख सकते हैं बेटा। ठीक है, कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है कलर की, उसका जो ब्रांड की जो बैंड होगा उसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी मोर। क्लियर है, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी जो विड्थ होगी बेटा वो लेस होगी बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था इन द टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। बेटा पढ़ते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ें। मुझे लगता नहीं है कि इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके बाद कोई डाउट रहेगा आपको। जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन बना के दिखाई है ना, आप उसको साथ साथ लेके चलेंगे तो एकदम से क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है बेटा, और याद रखें हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ चेंज करते हैं, मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट पी चेंज करते हैं,
वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस निकालते हैं बेटा। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।